अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोगों को आवाज आ रही है प्रॉपर तमाम चीजों की? अगर आवाज सुनने में मसला हो रहा है तो काइंडली बता दीजिए। असल में थोड़ा सा गला खराब है तो मेरा बेटा अगर आवाज का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो काइंडली बता दीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा लाउड बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आयशा आ चुकी है, जैनब आ चुकी है, यहाँ पर पश्मीना वगैरह कोई भी नहीं आया। ग्रुप पर जा करके मेरा बेटा जैनब एक बार लिख दो कि सर ने क्लास स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो बाकी और भी लोग आ जाएंगे। लैला आ चुकी है, ठीक है, फिजा भी आ चुकी है। आई गेस शायद से पश्मीना नहीं आई अब तक, बाकी तमाम लोग जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, फिजा भी जो है वो हमें ज्वाइन कर रही है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेटा आज की क्लास में जो टॉपिक है हमारा, मेन टॉपिक है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के हवाले से। और आई गेस शायद ये लास्ट या सेकंड लास्ट टॉपिक होगा, वैसे तो लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके अलावा अब कोई टॉपिक्स नहीं बनता, छोटी छोटी चंद चीजें हैं वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, अगर इस क्लास के बाद टाइम बचा तो आज ही, नहीं तो फिर कल इंशाल्लाह लास्ट क्लास होगी हमारी चैप्टर नंबर 1 के हवाले से। ठीक है, और मैं देख लूंगा अगर कुछ और मजीद चीजें ऐसी रहती होंगी जिससे मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए तो इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। बेटा आज की क्लास में हम, बेटा वीडियो रुक रही है, ठीक है, मैं बेटा आप लोगों के लिए वीडियो रुक तो नहीं रही है। तो बेटा आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज। एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हवाले से और आई गेस शायद कनेक्शन थोड़ा सा इशू है, मैं देख लूँ इस बात। अच्छा जी बच्चों, अब तमाम लोगों को चीजें क्लियर नजर आ रही हैं। अब यस शायद अब वीडियो नहीं रुकेगी। ठीक है, मैंने कनेक्शन चेंज कर दिया है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब जो है वीडियो नहीं रुकेगी। ठीक है, अच्छा तो बेटा एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हवाले से जो शॉर्ट ट्रिक है आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की जब हम शॉर्ट ट्रिक को डिस्कस करेंगे तो उसमें जो चीजें हैं जो हमें
समझनी चाहिए और जो चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए वो तमाम चीजें मैं इसके साथ साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है उसको मैं डिस्कस करूं तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला होता है जिसके अंदर हम सिंपलेस्ट रेशोज को सिर्फ बताते हैं। और ये सिंपलेस्ट रेशो असल में होता क्या है, कंपैरेटिव रेशो। क्या होता है, कंपैरेटिव रेशो। अब ये कंपैरेटिव रेशो क्या होता है इसको अगर हम बताएं, कंपैरेटिव रेशो का मकसद ये होता है कि मैंने कहा कि कोई भी एक सब्सटेंस है मेरे पास, इस सब्सटेंस में A मौजूद है, B मौजूद है, C मौजूद है और A का रेशो 2:2, B का रेशो 1:1 है। यानी कि जितनी भी अमाउंट B की लेंगे उतनी ही अमाउंट C की लेनी पड़ेगी और 2 गुना ज्यादा यानी कि उसका डबल टाइम में A का सब्सटेंस लूंगा तो मेरे पास सब्सटेंस ABC बन जाएगा। ये होता है कंपैरेटिव रेशो। तो ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर ये कंपैरेटिव रेशो शो हो या सिंपलेस्ट रेशो शो हो, अब इसको अगर हम फर्दर कैंसिल आउट करें तो फर्दर कैंसिल आउट भी नहीं होगा, तो कंपैरेटिव रेशो कह लें या सिंपलेस्ट रेशो कह लें, इट इज ओके। तो द फॉर्मूला that shows the simplest ratio of atoms of each type of elements। अगर मैं कहूँ सब्सटेंस है मेरे पास A B C तो उसके अंदर A क्या एक एलिमेंट हुआ, B एक एलिमेंट हुआ और C एक एलिमेंट हुआ। तो द फॉर्मूला that shows the simplest ratio of each type of atom या फिर comparative ratio of each type of atom of an element present in a substance, that formula is known as the empirical formula। और molecular formula क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर मिनाहिल ने हमें ज्वाइन किया, मैं उन्हें एडमिट कर लूं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ऐसे फॉर्मूले को कहते हैं जो फॉर्मूला शो करे एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को। किसको, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को। किसके एटम्स को, ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट। कौन से हर एक एलिमेंट, जो कि मौजूद है, प्रेजेंट है इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा फॉर्मूला जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि अभी हमने कहा था ना ABC कंपैरिजन के लिहाज से किसी भी एक फॉर्मूला में अगर हम देखें तो मोल्स के लिहाज से जितने मोल्स B के मौजूद है, C के मौजूद है, उसके डबल टाइम्स किसके मोल्स मौजूद है, A के। अब मैं इसको अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे पास बन सकता है 4:2:2 भी बन सकता है, यानी A4 B2 C2 भी बन सकता है, या फिर A8 B4 C4 भी बन सकता है, ठीक है। तो अब अगर A8 B4 C4 होगा तो ये एक अदर कंपाउंड होगा, A4 B2 C2 होगा तो एक अदर कंपाउंड होगा, लेकिन दोनों कंपाउंड्स के सिंपलेस्ट रेशो क्या आएंगे आपके पास, सिमिलर। कैसे, 4 1 4 4 1 4 4 2 8, तो 2:1 का रेशो आया, 2 1 2 2 1 2 2 2 4, तब भी सेम रेशो आया। अब ये मैं कह रहा हूँ ये सब्सटेंस दुनिया में एक अलग सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस दुनिया में एक अलग सब्सटेंस है। इट मींस के दुनिया में जितने भी सब्सटेंसेस हैं हर सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिक्स है, उस जैसा फॉर्मूला किसी और का नहीं हो सकता। लेकिन दुनिया में जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनके एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम नहीं हो सकते, कभी भी उनके एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम नहीं हो सकते, ठीक है। यानी कि मैंने क्या कहा, दुनिया में आपके पास जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हमेशा क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। लेकिन दुनिया में जितने भी सब्सटेंसेस हैं, सही है, तो दो सब्सटेंस का एम्पेरिकल फॉर्मूला तो सेम हो सकता है क्योंकि वो तो रेशियो आपके पास, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ना, दो सब्सटेंसेस हैं, इन दोनों सब्सटेंसेस को अगर हम रेशियो निकाले तो यही आएगा 2:1:1। इट मींस के दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का एम्पेरिकल फॉर्मूला तो सेम हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, असल में पहचान होती है किसी भी एक केमिकल सब्सटेंस की, पहचान होती है किसी भी एक कंपाउंड की, ठीक है। जो पहचान अगर किससे की जाती है, हमेशा जो पहचान की जाती है हमेशा उसके अंदर मौजूद एटम्स की तादाद के लिहाज से, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि C2H2, सही है, इसी तरह से C3H6, ठीक है। तो अच्छा, C3H6 हो गया हमारे पास। तो अब मैं कहूं C2H2,
ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका, इथाइन का। C3H6 ये किसका फॉर्मूला, प्रोपाइन का फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। तो प्रोपाइन का फॉर्मूला इसके अलावा नहीं हो सकता, इथाइन का फॉर्मूला इसके अलावा नहीं हो सकता। हाँ, इथाइन के लिए अगर हम रेशियो निकाले दैट इज CH यानी 1:1 का निकलेगा। अच्छा, इसको अगर हम निकाले तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 1 3 3 2 6, तो 1:2 का रेशियो आ जाएगा। दुनिया में कोई ऐसा अदर सब्सटेंस भी हो सकता है जिसका रेशियो 1:2 आ जाए, ठीक है। तो मतलब क्या वो सब्सटेंस भी आपके पास प्रोपाइन हो जाएगा, नहीं। क्यों, बिकॉज इंपेरिकल फॉर्मूला 10 या 20 या 50 या 100 सब्सटेंसेस का भी एक जैसा हो सकता है। कौन सा फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सब्सटेंसेस का क्या रहता है, फिक्स रहता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब मैं स्टेप्स को अगर डिस्कस करूं इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिटरमाइन करने के लिए, दरमियान में इस बात को मैं क्लियर कर दूं कि पास पेपर के अंदर स्टेप्स का नाम पूछा गया है। पास पेपर में स्टेप्स का नाम पूछा गया है, जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं किसी भी एक सब्सटेंस के लिए उसका इंपेरिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, किसी भी एक कंपाउंड के अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक का हम मास फाइंड करें। तो मास ऑफ एलिमेंट्स, यानी कोई भी एक कंपाउंड उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है जिससे मिलकर के, जैसे ABC हमारे पास एक कंपाउंड था, एक सब्सटेंस है, उसके अंदर ABC हर एक एलिमेंट है। सबसे पहला स्टेप है, अगर मुझे इस ABC सब्सटेंस का इंपेरिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो मुझे हर एक एलिमेंट का मास पता होना चाहिए। अच्छा, मास कैसे निकलता है, याद रखिएगा, मास हमेशा एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। ये हम थ्योरेटिकली नहीं कर सकते। मास ऑफ ईच एलिमेंट, फिर उसके बाद परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स या परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट हम लिख सकते हैं, ठीक है। मदिया बेटा, आपने कल भी लेट ज्वाइन किया था, मेरा बेटा आज भी लेट ज्वाइन किया, हालांकि मैंने बता दिया था कि आज भी जो है वो क्लास कितने बजे स्टार्ट होगी, 9 बजे। खैर चलो, स्टार्ट से आपको कुछ भी इतना मिस नहीं हुआ है, ठीक है। सिर्फ डेफिनेशन हमने डिस्कस की इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। जब मैं लेक्चर अपडेट करूंगा मेरा बेटा तो उसको सुन लेना, ठीक है। अच्छा, अभी हम स्टेप डिस्कस कर रहे हैं इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिटरमाइन करने के लिए जो स्टेप्स हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है मास ऑफ हर तरह के एलिमेंट का मास पता करना जो सब्सटेंस में मौजूद है, फिर हर एक की परसेंटेज फाइंड करना, फिर हम फाइंड करते हैं हर एक एलिमेंट का मोल रेशियो। मोल रेशियो फाइंड करने का, यानी कि मोल रेशियो किसका, मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद फिर हम फाइंड करते हैं सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद हम फाइंड करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, उसके बाद हम फाइंड करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हर एलिमेंट का मास फाइंड करना, दूसरा स्टेप होता है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, तीसरा स्टेप होता है मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट, चौथा स्टेप होता है सिंपलेस्ट रेशियो हर एलिमेंट का फाइंड करना, उसके बाद पांचवा स्टेप होता है इंपेरिकल फॉर्मूला, छठा स्टेप होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट, ठीक है। याद रखिएगा बेटा, ये स्टेप्स पूछे गए थे पास पेपर में 2 से 3 तरह से। एक दफा तो क्या पूछा गया था, यानी कि सारे 4 स्टेप्स के नाम लिखे हुए थे, कहा था कि कौन सा स्टेप इंक्लूड नहीं है, तो उसमें था आपके पास सारे के सारे स्टेप्स इंक्लूड थे, ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन था आपके पास। दूसरी दफा क्या आया था ऑप्शन, दूसरी दफा पूछा गया था कि मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट कौन सा स्टेप है आपके पास एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करने का। अच्छा, ये क्वेश्चन में थोड़े से लोग जो है फंस गए थे, वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन जितना भी आता है आपके पास एमसीक्यू में स्पेशली, तो एमसीक्यू जो है वो आपका बच्चा प्रैक्टिस कर रहा होता है एप्टीट्यूड के अंदर, वो फर्स्ट ईयर जो है उसको पढ़े हुए थोड़ा टाइम हो चुका होता है, ठीक है। तो वो काम ही यहीं से शुरू करता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट जो है वो सेकंड स्टेप है, जबकि एक्चुअल में इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर देखा जाए उसको जब डिटरमाइन करते हैं तो मोल रेशियो कौन सा स्टेप होता है आपके पास, थर्ड स्टेप होता है, ठीक है। तो वहां पर आंसर था थर्ड स्टेप, लेकिन एनालिटिक्स जब चेक किया गया तो उसमें तकरीबन 70% बच्चों ने उस क्वेश्चन को गलत किया था। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास यानी एमसीक्यू में परसेंटेज से स्टार्ट होता है, तो उन बच्चों का ऐसा लगा कि मोल रेशियो सेकंड स्टेप होता है। तो आप लोग को याद रखना है, मास ऑफ एलिमेंट फर्स्ट स्टेप, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट सेकंड स्टेप, मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट थर्ड स्टेप, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट फोर्थ स्टेप, और इंपेरिकल फार्मूला फिफ्थ स्टेप, और मॉलिक्यूलर फार्मूला सिक्स्थ स्टेप होता है आपके पास, ठीक है। यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई बेटा? अगर यहाँ तक सबको बात क्लियर है तो काइंडली चैट पर सी लिख करके टेक्स्ट कर दीजिए। जैनब को क्लियर है, आयशा मिराज बेटा आपको भी क्लियर है, फिजा मेरा बेटा आपको भी क्लियर है, लैला ईमान बेटा आपको भी क्लियर है, मिनाहिल दारे मेरा बेटा आपको भी क्लियर है।
अच्छा चलो फिर हम आगे चलते हैं। देखो मैंने क्या कहा कि मास ऑफ एलिमेंट तो आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन होगा, क्यों वो हम थ्योरेटिकली फाइंड नहीं कर सकते, वो हमें एक्सपेरिमेंट के जरिए से फाइंड आउट करना होता है। अच्छा एक और चीज पास के अंदर जो पूछा गया, यानी कि एक और क्वेश्चन जो अभी मैं कह रहा हूँ वही चीज पूछी गई कि कौन सा ऐसा स्टेप है जो हम थ्योरेटिकली फाइंड आउट नहीं कर सकते एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करने के दौरान। वो स्टेप कौन सा है? वो स्टेप यही वाहिद स्टेप है, मास ऑफ ईच एलिमेंट फाइंड आउट करना। ये वो स्टेप है जिसको हम थ्योरेटिकली फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटल बेसिस लगानी पड़ेगी। ठीक है मेरा बेटा, अब आगे प्रोसीड करते हैं। आगे प्रोसीड करने की वजह से हमारे पास मास ऑफ एलिमेंट जब हमें पता चल जाएगा, परसेंटेज हमने कैलकुलेट करना सीख लिया कि हर एलिमेंट की हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर। जिसने परसेंटेज ऑफ एलिमेंट नहीं सीखी कैलकुलेट करना, ठीक है, वो प्रीवियस लेक्चर्स को देख ले तो उसे आ जाएगा परसेंटेज कैलकुलेट करना। और जो एमसीक्यूज आते हैं आपके पास एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के, वो स्टार्ट ही होते हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट के बाद के स्टेप से। यानी कि जितनी भी आप बुक्स उठा करके देख लें, जितनी भी, चाहे आप ए लेवल्स उठाएं, चाहे वो लेवल्स उठाएं, पंजाब बुक बोर्ड आप उठाएं, सिंध बोर्ड के हवाले से उठाएं, डॉगर्स उठाएं, रेड स्पॉट उठाएं, एमटीएस उठाएं, जी कैप्स उठाएं, कुछ भी आप उठाएं, कोई भी बुक आप उठा लीजिए, सब जगह पर परसेंटेज से स्टार्ट होता है। और एक बात जहन में रखिएगा, एनटीएस का काम क्वेश्चन जनरेट करना नहीं है, एनटीएस का काम क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट करना है। जिस भी बुक के अंदर जो भी क्वेश्चन मौजूद है, अगर एनटीएस वहां से उस क्वेश्चन को उठाएगा तो उसमें किसी किस्म की कोई रद्द बदल नहीं करेगा, कोई चेंजिंग नहीं करेगा, उस क्वेश्चन को एज इट इज उठा करके कॉपी पेस्ट कर देगा। ठीक है मेरा बेटा, तो हम परसेंटेज ऑफ, वैसे परसेंटेज मैंने आप लोगों को निकालना सिखा दिया है, जिसने नहीं सीखी वो प्रीवियस लेक्चर देख ले, मैंने गूगल क्लासरूम के ऊपर प्रीवियस लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, और अदरवाइज बच्चों के पास प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक मौजूद है। ठीक है मेरा बच्चा, आगे चलो। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट के बाद जो स्टेप होता है वो होता है मोल रेशो का स्टेप। ठीक है, किसका? मोल रेशो का स्टेप। तो मोल रेशो के स्टेप के लिए मेरा बेटा आप लोगों को करने की क्या जरूरत है? मोल रेशो के लिए आप लोग करोगे, याद रखना जो बात मैं यहाँ पर कहने जा रहा हूँ उसको लिख लेना, कहीं पर दिमाग में बैठा लेना इस बात को। मोल रेशो, पहली बात तो हर एक एक एलिमेंट का निकलेगा जो इस सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल इस सब्सटेंस में ए बी सी एलिमेंट, कैसे पता चला? एम्पेरिकल, यानी कि क्वेश्चन में बता दिया कि परसेंटेज ए कितनी है, बी कितनी है, सी कितनी। इट मींस कि हमें मोल रेशो ए का भी निकालना है, बी का भी निकालना है, सी का भी निकालना है। याद रखना मोल रेशो हम जब भी किसी भी एलिमेंट का फाइंड करते हैं, चाहे वो गैस हो, डायटोमिक फॉर्म में, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, जब भी उस एलिमेंट का आप मोल रेशो फाइंड आउट करते हैं तो आप क्या करते हैं? उसकी परसेंटेज को डिवाइड कर देते हैं उसके एटॉमिक मास से। इस बात को याद रखना बेटा, बच्चे गलती करते हैं जब वो हाइड्रोजन की डिस्कशन करते हैं, हाइड्रोजन में वो एटॉमिक मास से नहीं डिवाइड करते, 2 से डिवाइड कर देते हैं, जबकि 2 क्या है? मॉलिक्यूलर मास है हाइड्रोजन गैस का। इसी तरह से ऑक्सीजन के अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं मोल रेशो को सॉल्व करते हुए। मोल रेशो के अंदर वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन के अंदर एटॉमिक मास 16 लिखने के बजाय यहाँ लिख देते 32। तो परसेंटेज डिवाइडेड बाय 16 करना है, 32 नहीं करना। हाइड्रोजन की अगर बात होगी तो परसेंटेज डिवाइडेड बाय 1 करना है, 2 नहीं करना। क्लियर हो गई बिना बेटा बात? ठीक है, तो मोल रेशो निकालते वक्त आप परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास। ठीक है, परसेंट आपके पास मोल रेशो निकल के आ जाएगा। उसके बाद फिर बारी आती है मोल रेशो के बाद सिंपलेस्ट रेशो की। इसकी बारी आती है सिंपलेस्ट रेशो की। तो मेरा बेटा सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए आपको क्या करना है? सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट का आप जब सिंपलेस्ट रेशो निकालोगे तब आप क्या करोगे? उसके मोल रेशो का, यानी उसी एलिमेंट का जो मोल रेशो होगा उसको आप डिवाइड कर दोगे लोएस्ट मोल रेशो से। बेटा इसका माइक ओपन हुआ है, मदिया बेटा माइक ऑफ कर लीजिए। सिंपलेस्ट रेशियो जो है किसी भी एक एलिमेंट का, वो कैसे निकाला जाता है? मोल रेशियो का जब हम डिवाइड करते हैं, सो मेरा बेटा मदिया हो जाता है, खैर है, ठीक है। मुझे पता है आप इस तरह के बच्चे नहीं हो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस ली है, कभी ऐसा हुआ नहीं है, फर्स्ट टाइम हुआ, इट्स ओके, कोई बात। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकाला जाता है मेरा बेटा? हम मोल रेशियो जो उस एलिमेंट का हो उसको हम डिवाइड कर देते हैं लोएस्ट मोल रेशियो से। यानी कि फॉर एग्जांपल ए बी सी सब्सटेंस है, सबके परसेंटेजेस गिवन थे, सबके हमने मोल रेशियो निकाले। फॉर एग्जांपल ए का मोल रेशियो आया 4, बी का आया 2, सी का आया 1। तो सिंपलेस्ट मोल रेशियो किसकी वैल्यू हुई? 1 की। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं सॉरी मोल रेशियो ए का आंसर आया 2, बी का आंसर आया, सॉरी ए का आंसर आया 4, बी का आंसर आया 2, सी का आंसर आया 1, मोल रेशियो।
तो सिंपलेस्ट रेशियो जब निकालेंगे इसका ए का, तो हम क्या करेंगे 4 को डिवाइड कर देंगे लोएस्ट मोल रेशियो दैट इज 1। इसी तरह से सिंपलेस्ट रेशियो जब हम निकालेंगे बी का, तो हम 2 को डिवाइड कर देंगे 1 से। इसी तरह से जब हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे सी का, तो हम 1 को 1 से ही डिवाइड करेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो निकल के आ गया। फिर हम निकालते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला कुछ नहीं, जो भी आपके पास सिंपलेस्ट रेशियो की वैल्यू आई होगी वो आप क्या करोगे उस एलिमेंट के साथ लिख दो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एलिमेंट ए है, बी है, सी है, सिंपलेस्ट रेशियो फॉर एग्जांपल एलिमेंट का आपके पास आया क्या 4, आपने लिख दिया 4। बी का आया 2 तो आपने लिख दिया 2, सी का आया 1 तो आपने लिख दिया 1। तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आप क्या करते हो, पहले आप एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हो और एन की वैल्यू को पूरे के पूरे एम्पेरिकल फॉर्मूला में मौजूद ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनसे आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो एन कैसे निकाला जाता है, एन निकाला जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो क्वेश्चन में गिवन होता है डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से, ठीक है। अब देखो कभी ये तो हो गए आपके पास स्टेप, जिन स्टेप की मदद से हम किसी भी एक सब्सटेंस के हवाले से क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी प्रॉब्लम जो होगी वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी, ठीक है मेरा बेटा। अच्छा जी, हम यहाँ पर सॉल्व करने लगे हैं। मैं सोच रहा हूँ कौन सा एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले आप लोगों को करवाऊं। देखो जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास, सुनना गौर से। अ कंपाउंड कंटेन अबाउट हाइड्रोजन एंड सिलिकॉन। एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या मौजूद है, हाइड्रोजन है और सिलिकॉन, ठीक है। दैट हैज द परसेंटेज अबाउट 12.5%, 12.5% हाइड्रोजन के लिए एंड 87.5% फॉर द सिलिकॉन, ठीक है। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, उस कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा। अभी मैंने क्या बताया, सिंपलेस्ट फॉर्मूला किसको बोलते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला को ही हम सिंपलेस्ट फॉर्मूला कहते हैं। अब परसेंटेज दी हुई है, परसेंटेज को मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा उनके एटॉमिक मासेस से। तो 12.5 पर जब मैं डिवाइड करूंगा हाइड्रोजन की वैल्यू 1 से, तो आंसर क्या आएगा 12.5 ही आएगा। 87.5 को मुझे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा किससे, उसके एटॉमिक मास से। सिलिकॉन का मेरा बेटा एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 28। क्या होता है 28। देखो 12.5% थी हाइड्रोजन की, मैंने डिवाइड किया उसके एटॉमिक मास से, ताकि मैं क्या निकाल सकूं, मोल रेशियो निकाल सकूं। पहले स्टेप में मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, मोल रेशियो। मोल रेशियो निकालने के लिए हाइड्रोजन का उसकी परसेंटेज को डिवाइड करा है एटॉमिक मास से, बिल्कुल इसी तरह से सिलिकॉन की परसेंटेज को डिवाइड कराऊंगा उसके एटॉमिक मास से। तो एटॉमिक मास से जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा बेटा 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 7 14, यहीं तक रखो, ठीक है। 2 7 14, आगे चल करके आपके पास 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 5 10 0 5 हम लिखेंगे। उसके बाद हो जाएगा आपके पास, अच्छा 14 को 10 20 30, सॉरी 2 7 14, 2 2 4, 2 6 12, 2 8 16, 2 5 10 और 2 2 4, इतना ही रखो क्योंकि पॉइंट के बाद हम दो वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 7 3 21, कितना बच गया 5, तो 5 उसके अंदर चला गया, हो गया 58, सही है। तो उसके बाद 7 1 7, 7 7 49, 7 8 56 होता है। यहाँ क्या आया आपके पास, देखो 7 3 21, कितना बचा 5, तो 5 कैरी चला गया, यहाँ हो गया 58। 7 7 49, 7 8 होता है 56, 56 में 2 बचा, यहाँ चला गया। 7 3 होता है 21, अब कितना बच गया 25 में 21, तो 4 बच गया, 4 इसके अंदर चला गया। 7 6 42, ठीक है। क्या आंसर आया 3.836, यानी कि आपके पास सिलिकॉन के लिए क्या वैल्यू है 3.836। ये क्या आ गया आपके पास, सिंपलेस्ट रेशियो आ गया किसका, सिलिकॉन का। और सिंपलेस्ट रेशियो किसका आ गया, सॉरी मोल रेशियो आ गया आपके पास किसका, हाइड्रोजन का, दैट इज 12.5। मोल रेशियो आ गया आपके पास सिलिकॉन का, दैट इज 3.833, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियोज निकालने। सिंपलेस्ट रेशियोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मोल रेशियोज आए हैं उनको हम डिवाइड करते हैं लोएस्ट मोल रेशियो से। दो ही एलिमेंट है, एक का 12.5 आया मोल रेशियो, एक का आया 3.8, तो स्मॉलेस्ट कौन सी वैल्यू है 3.8, मैं लूंगा 3.83, सिर्फ 3.83 ले लूंगा, ठीक है। तो 12.5 का मैं डिवाइड कर दूंगा 3.83 से, और 3.83 खुद डिवाइड होगा किससे, 3.83 से, ठीक है। तो 3.8 तो अगर मैं कैंसिल करूं तो 2 1 2, 2 9 18, 2 6 12, 2 7 14, सही है। 2 5 10 हो जाएगा आपके पास आगे चल करके, ठीक है। इसी तरह से आपके पास हो जाएगा ये होगा आपके पास मेरा बेटा। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और बताऊं, देखो अभी तो हम इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक आसान सा और तरीका बता देता हूँ, ठीक है। वो तरीकेकार क्या है,
चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास, हमने क्या कहा 3.8 हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो 3.8 को अगर मैं कैंसिल करूंगा, मैंने 3.8 को यानी कि 4 है तकरीबन मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, क्या है मेरे पास 4 है। 3.8 को मैंने क्या ले लिया, फॉर एग्जाम्पल लेट से 4 ले लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर नीचे आ रहा है 1.9 और ऊपर आ रहा है, यानी कि ऐसा डिजिट है ऊपर 6.75, तो मैं इसको क्या करूंगा 19 के टेबल से मेरे पास कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो इस केसेस में आपको क्या करना है, 12.5 ऊपर था, नीचे 3.8 था, फॉर एग्जाम्पल आप उसको क्या ले लो 4 ले लो, ठीक है, 4 ले लिया आपने, तो 4 1 4, 4 2 4 3 12 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4 1 4 और आगे चल करके आपके पास हो जाएगा अगेन समथिंग कोई वैल्यू आएगी। यहाँ पर क्या है 3.83 डिवाइडेड बाय 3.831, इट मींस कि आपके पास सिलिकॉन की, हाइड्रोजन की जो वैल्यू है वो आएगा 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, यानी कि 3 से बिगर वैल्यू होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ली थी, तो 3 से जो भी बिगर वैल्यू होगा 3 नहीं हो सकता, 3 से छोटा आपके पास जिस भी फॉर्मूले के अंदर होगा आपके पास। अब देखो यहाँ सिंपलेस्ट रेशियोज निकल के आ गए, सिंपलेस्ट रेशियोज को ही मैं क्या कर देता हूँ, हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशियो 3.1 समथिंग और सिलिकॉन का आपके पास क्या आ रहा है 1 समथिंग, यानी कि एक ऐसा फॉर्मूला आपको ढूंढना है जिसके अंदर हाइड्रोजन की वैल्यू 3 से ग्रेटर होनी चाहिए और सिलिकॉन तो पक्का पक्का 1 होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर मेरा बेटा जो ऑप्शन था, ऑप्शन ए था SiH4, ऑप्शन बी था मेरे पास SiH2, ऑप्शन सी था मेरे पास Si2H6, ऑप्शन डी था मेरे पास मेरा बेटा SiH3। आप देखो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी और ऑप्शन बी, SiH4 और SiH3 ये दोनों बचे हमारे पास, ठीक है सर, पेज थोड़ा सा ऊपर करें, ठीक है बेटा, कर रहा हूँ, एक मिनट। सिलिकॉन की क्या वैल्यू आई थी 1, हाइड्रोजन की आई थी 3.1, वो भी क्या जब हमने अप्रोक्सीमेट किया, ऑब्वियसली इससे ग्रेटर वैल्यू हमें लेनी है, ठीक है, क्यों, याद रखना जब भी न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की वैल्यू आप बड़ी करोगे, 3.8 थी डिनोमिनेटर की वैल्यू, आपने उसको बड़ा कर लिया ताकि आंसर आसान हो जाए निकालना, तो याद रखना जो भी वैल्यू आपके पास आंसर आएगा उससे बड़ी वैल्यू आपको आंसर में सेलेक्ट करनी है, इस बात को कहीं लिख लो। अगर कभी भी आप अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए डिनोमिनेटर की वैल्यू को इंक्रीज करोगे ताकि आसानी से मल्टीप्लीकेशन हो जाए, इन केसेस में जो आंसर आएगा, तो जब आप उसको ऑप्शंस में तलाश करोगे तो उससे बड़ी वैल्यू पर आपको जाना है जो उससे नियरेस्ट हो और उससे बड़ी हो, जैसे कि 3.1 है, इससे नियरेस्ट कौन सी वैल्यू है 4 और ये बड़ी है, और एक और कौन सा ऑप्शन था 3, तो हमने अप्रोक्सीमेशन किसके अंदर ली थी, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में जब भी हम अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लेंगे, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू में हम अप्रोक्सीमेशन वैल्यू को बड़ा कर देंगे, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू जब पहले से बड़ी कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा उससे बड़ी वैल्यू हमेशा सेलेक्ट की जाएगी। तो यहाँ पर देखो SiH4 और SiH3 बड़ी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन की वैल्यू 3 से बड़ी वाली किसके अंदर मौजूद है आपके पास SiH4 में, इट मींस के ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है मेरा बेटा। एक बड़ा टॉपिक था ये जिसको यहाँ पर हमने आपके साथ क्लियर किया। मेरा बेटा मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, सारे उस क्वेश्चन को लिख लो और उस क्वेश्चन को सबको सॉल्व करना है, ठीक है, देन फिर हम आज की क्लास को जब वो एंड करेंगे, कल की क्लास में चंद चीजें जो छोटी छोटी सी रह गई हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के अंदर, उसको हम डिस्कस करके चैप्टर नंबर 1 इंशाल्लाह हम एंड करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 की जो क्लासेस होंगी वो कुछ क्लासेस हमारी बोर्ड पर भी होंगी, कुछ क्लासेस हमारी इस तरह से पेजेस पर भी होंगी, ठीक है। तो मैं जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ मेरा बेटा जल्दी से लिख लो उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बताऊं, अगर सब रेडी है तो सिर्फ यस लिख दीजिए बेटा। मैं क्वेश्चन बताऊं बेटा, अगर तमाम लोग रेडी हैं तो काइंडली मेरा बेटा यस लिख दीजिए सिर्फ। जैनब का आंसर आ गया, आयशा मिराज, फिजा, ठीक है जी। चलो भाई क्वेश्चन बता दूं मैं बेटा, लिखना शुरू करिए बेटा, लिखना शुरू करिए। एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड yield, YIELD, yield the following percentage, the following percentage composition, composition by weight, by weight 19.23% of oxygen, 19.23% of oxygen, comma 15.68, 15.68% chromium
and 65.03% silver and 65.03% सिल्वर। सिल्वर होता है बेटा Ag। डॉट डाल दीजिए। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला? जी मेरा बेटा ये बता दे रहा हूं। मैंने कहा था देखो एनालिसिस ऑफ कंपाउंड यील्ड द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट। यहां तक सबने लिख लिया होगा। फिर मैंने परसेंटेजेस बताना शुरू की। 19.23% ऑफ ऑक्सीजन, कॉमा 15.68% of chromium, 15.68% of chromium and 65.03% of silver। डॉट डाल दीजिएगा। आगे व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड? व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड? ऑप्शन ए लिखिए मेरा बेटा Ag2Cr O4। ऑप्शन ए लिखिए Ag2Cr O4। ऑप्शन ए है Ag2Cr O4। ऑप्शन बी लिखिए Ag2Cr2O7। ऑप्शन बी लिखिए Ag2Cr2O7। ऑप्शन बी लिख लिया। ऑप्शन सी लिखिए AgCrO4। ऑप्शन सी है AgCrO4। ऑप्शन डी लिखना है मेरा बेटा Ag2Cr2O3। 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 उम्मीद है सबने लिख लिया होगा क्वेश्चन। सबने लिख लिया मेरा बेटा क्वेश्चन? ठीक है बेटा, आज की क्लास में हमने एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिस्कस किया, जिसके हवाले से हमने चीजों को यहाँ पर डिस्कस करते हुए क्लास को हमने यहाँ पर मेरा बेटा एंड किया। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में जो हमारी चंद चीजें रह गई हैं उन चंद चीजों को हम स्टार्ट करेंगे। उन चंद चीजों के हवाले से हम चीजों को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर आगे अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। इजाजत दीजिए मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज। किसी को कोई सवाल या कुछ कहना है? सर प्लीज ये वाला लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा। मेरा बेटा रोजाना अपलोड कर देता हूँ, परेशान ना हो, ये भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मेरे बच्चों किसी को कुछ कहना है या कुछ बात है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। किसी को अगर कुछ पूछना है तो माइक ओपन करके पूछ ले सकते हैं बेटा। चलो, किसी को कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, सबको चीजें समझ आ गई हैं। ओके मेरा बच्चा, अल्लाह हाफिज।